नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए का जीतना लगभग तय है। गठबंधन के 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला है। कांग्रेस के 3, आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला है। तो राज्यसभा को लेकर गुणागणित लगातार देखा जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार के नजरिए से देखें तो यहां पर कांग्रेस के 1 और 3 आरजेडी के विधायकों ने वोट नहीं डाला है। यानी राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है उसमें यह कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला है। यानी इन 5 सीट पर एनडीए की जीत पूरी तरह से तय है। तो ये बड़ी खबर बिहार राज्यसभा सीटों को लेकर, क्योंकि वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है या नहीं होती है। महागठबंधन के 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला और महागठबंधन में कांग्रेस के 3 हैं और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला है। कुल 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में यहां से जाएंगी। ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको गणित समझा रहे हैं। कुल विधायक 243 है। 1 सीट के लिए वोट यानी कि 41 विधायकों की जरूरत है। तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटें बहरहाल एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े का। पंकज, ये तो तय था कि एनडीए की जीत होगी बिहार राज्यसभा सीटों को लेकर, लेकिन निगाहें टिकी हुई थी कि कौन यहां पर पाला बदलेगा, कौन यहां पर धोखा देगा। तो अभी जो ये 4 विधायकों के नाम आए हैं, इनको लेकर क्या डिटेल है? कांग्रेस के 3 है, आरजेडी के 1 है। बिल्कुल बेशक रवि, देखिए लगातार पहले से ही आकलन किया जा रहा था कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये रहा कि जो 4 महागठबंधन के विधायक हैं वो वहाँ से नज़ारत रहे, वो वोटिंग पे वोट करने के लिए नहीं पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 3 विधायक जो नहीं पहुँचे कांग्रेस तरफ से, वो मनोज विश्वास हैं, उसके अलावा सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर प्रसाद सिंह, ये 3 विधायक हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं, जिनका ना फ़ोन लग रहा था, ना वो किसी के संपर्क में थे। तो ऐसे में उन्होंने वोट नहीं किया। और चौथा जो नाम है राजद की तरफ से विधायक जो है आरजेडी की तरफ से फैजल रहमान, इन्होंने वोट नहीं किया। तो साफ तौर पे ये पहले से आकलन लगाया जा रहा था कि जो 5वीं सीट है जिसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी कि महागठबंधन का प्रयास था कि वो उसके खेमे में जाए, वो 1 सीट जो राज्यसभा की है। लेकिन अब जो क्रॉस वोटिंग का डर था उससे इतर जो है चारों जो विधायकों ने वोट ना करने का फैसला लिया और उसकी वजह से ये तय हो चुका है कि जो 5वीं सीट है वो अब राज्यसभा की जो सीट है वो एनडीए गठबंधन के पास जाएगी। इससे साफ हो गई कि 2 जो है बीजेपी की तरफ से होंगे, जिसमें नितिन नवीन होंगे और शिवम कुमार होंगे। दूसरा तो 2 महत्वपूर्ण और जो हैं वो रामनाथ ठाकुर और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार, ये 4 नाम लगभग तय थे। और 5वें उपेंद्र कुशवाहा, जो ये भी तय हो चुका है कि अब ये 5 जो उम्मीदवार हैं जो एनडीए की तरफ से, वो 5 के 5 राज्यसभा जाएंगे। हालांकि जब भी क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हंगामा होता है, लेकिन ये अब्सेंट हमें देखने को मिली है। इसे किस तरह से देखें? क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली थी। उसके बाद जरूरत थी विपक्ष को और मजबूत होने की, लेकिन ये चुनाव बता रहे हैं कि महागठबंधन और अंदर से खोखला होता जा रहा है और टूटता जा रहा है। बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप देखेंगे तो मजबूत पार्टी के तौर पर जेडीयू को, माफी चाहूंगा आरजेडी को देखा जाता था कि बिहार में एक अच्छी रणनीति के तौर पर मैदान पर उतरती हैं और तैयारियां करती हैं। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के एक विधायक का एक्सपेल होना यानी कि वहां पे पहुंचना नहीं, एक बड़ा मैसेज जाता है कि आरजेडी क्या कमान नहीं कर पा रही अपने विधायकों के बीच में। और ऐसे में अब मुस्लिम विधायक का ना होना एक महत्वपूर्ण, और दूसरी तरफ कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचना, तो कहने का ये मैसेज जरूर साफ तौर पर है कि कांग्रेस का कंट्रोल अपने विधायकों पर नहीं है।
आरजेडी का कंट्रोल अपने विधायकों पे नहीं है और ऐसे समय में जो महत्वपूर्ण चुनाव के तौर पर है और सारा खेल जो आंकड़ों का होता है, राज्यसभा में अगर एक सीट बढ़ती अगर महागठबंधन की तो एक बड़ा मैसेज जाता। तो ऐसे में तैयारी पहले से नहीं की होगी, एक मैसेज जाता नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो है बीजेपी की रणनीति है वो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने अपने 5वां कैंडिडेट उतारा और उसको जीत हासिल करवाई। लेकिन पंकज ये कहें कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने वोट ही नहीं डाला है और कहा जा रहा है कि अब तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। देखिए कल देर रात से ही तमाम विधायक जो 4 विधायक हैं, जो 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, वो तीनों के नंबर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ नजर आ रहे थे और लगातार कल रात से संपर्क किया जा रहा था और इस बात की खबरें और सुबह जो है देर रात से लगा ली गई थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है कि ये तमाम विधायक जो है बीजेपी के फेवर में वोट कर सकते हैं, एनडीए के फेवर में वोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में नॉट रीचेबल होना और वोट करने ना आना, इससे साफ नजर आता है कि, लेकिन हाँ दूसरी तरफ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो एक कार्रवाई जो आरजेडी है वो क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी, किस तरह से करेगी। क्योंकि अगर वोट करते तो कहीं ना कहीं वो वोट अगर वो एनडीए के खेमे में वोट करते हैं तो उनको पार्टी से निकाला जा सकता था। लेकिन अब आगे कार्रवाई क्या होगी ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बिहार में एनडीए ने साबित कर लिया कि उसकी रणनीति बेहतर थी और उस रणनीति के बल पर जो है 5वें सीट को भी जीतने में कामयाबी जो है मिल चुकी है। और हरियाणा के नजरिए से देखें तो वहां भी मुकाबला बड़ा टक्कर वाला हो गया था। कांग्रेस के जितने भी विधायक थे हिमाचल शिफ्ट किया गया था उनको, फिर दोबारा हरियाणा विधानसभा लाया गया। तो वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हरियाणा में लगातार इसी तरह की अटकलें चल रही थी कि हो सकता है वहाँ से क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस से किसी विधायक की ऐसी कोई खबर नहीं आई कि तो क्रॉस वोटिंग की हुई। तमाम विधायकों ने जो है कांग्रेस के फेवर में वोट किया। लेकिन हाँ इनेलो के जो 2 विधायक हैं उन्होंने वहाँ से माफ़ी चाहूँगा कि वो वहाँ से ना रहने का फैसला लिया और उन दोनों ने वोट नहीं किया। तो उसका जो फ़ायदा हो सकता है कि बीजेपी को। लेकिन अभी जो आंकड़े साफ नजर निकल कर आ रहे हैं राज्यसभा में कि जो जो है कांग्रेस के उस पर जो वोटिंग का जो एक प्रेशर था वो तमाम विधायकों में वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। क्योंकि लगातार तमाम विधायकों को कभी हिमाचल के रिजॉर्ट पर ले जाया जा रहा था, कभी कहीं और लेके जाया जा रहा था और ऐसे में अब तमाम विधायक पहुंचे और कांग्रेस के फेवर में वोट किया। अब कुछ ही देर में अब जो है नतीजे भी आ जाएंगे साफ तौर पर कि कितना किसके फेवर में गया। कि खैर 2 सीटें वहां थी तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि एक बीजेपी को जाएगा, एक कांग्रेस को। और ये जो खासकर बिहार का जिक्र करें पंकज, तो उसमें 2 बड़े नाम हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार वो राज्यसभा आ रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है नितिन नवीन तो बीजेपी की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे 5-6 बार, वहां तक राज्यसभा में उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब तो तय हो गया है कि वो आ रहे हैं। बिल्कुल बेशक सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किसी और ने ऐलान नहीं किया, खुद नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। ऐसे में अपनी जो दावेदारी है उन्होंने पेश की और उसके बाद आज वोटिंग में ये तय हो गया कि राज्यसभा वो जा रहे हैं। लेकिन अब रणनीति ये तय की जाएगी जब जेडीयू की जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जेडीयू ने अपनी तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है नीतीश कुमार अपने आप को दावेदारी पेश करेंगे या वो बनेंगे या केंद्र की राजनीति में वो वापसी करेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो एक दौर पर जब लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वो केंद्र की सरकार में वो रेल मंत्री भी थे और कई प्रमुख दायित्व को उन्होंने संभाला था। तो ऐसे में ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन के साथ साथ नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या उनको बड़ी बागडोर या तो बड़ा एक मंत्रालय मिल सकता है या तो फिर वो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर के तौर पे काम करते नजर आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण अब इस पे लोगों की नजरें बनी हुई कि बिहार में और क्या डेवलपमेंट होंगे, खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या जेडीयू की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है 2 मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, वो फार्मूला तय होता है। तो तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा होनी है। अब इंतजार इसी बात का है कि अब ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच रहे हैं। तो अब ऐसे में बिहार का भागदौड़ किसके हाथ में होगा और जेडीयू की भागदौड़ कौन संभालेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। बने रहिए पंकज। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 144 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए गए हैं।
बोलपुर से दिलीप घोष को टिकट मिला है, मोइना से अशोक डिंडा को टिकट दिया गया है, भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी और आसनसोल दक्षिण वहां से अग्निमित्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कल ही तारीखों की घोषणा हुई थी और आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, इस लिस्ट में कोई चौंकाने वाली नाम सामने आए, किस तरह से देख रहे हैं कि पहली लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल बेशक, देखिए करीबन 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। पहली लिस्ट में हमने पहले ही कहा था कि आज नामों का ऐलान हो सकता है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। केरला और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें दोनों जगहों के जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है केरला में 37 नामों का ऐलान किया गया और 144 जो है पश्चिम बंगाल में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चौंकाने वाले जो नाम निकल कर आया है वो है दिलीप घोष का, जिसे बोलपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें 10 महिलाओं को जगह दी गई जो अभी पहली लिस्ट आई है उसमें। और अगर नामों की बात की जाए रवि, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शीतलकुची एक जगह है जो एससी सीट है, वहां से सावित्री बर्मन को जगह दी गई है, मौका दिया गया है। उसके अलावा तूफानगंज जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां से मालती राव राय है, उनको मौका दिया गया। और इसके अलावा शिखा चटर्जी एक बड़ी चेहरा है, महिला मोर्चा में काम कर चुकी हैं, उनको भी डबराग्रम से जगह दी गई है। उसके अलावा अगर बात करूँ कई और नाम है जो महिला चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, उनको मौका दिया गया है। करीबन ऐसे 10 नाम हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनिमा दत्ता जो पलासी पारा से उनको जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करूँ माधवी महलदार जो प्रवक्ता भी रही हैं बीजेपी की और अच्छी वक्ता भी हैं, तो उनको कुल तली से जगह दी गई है, 80 सीट है वो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी कई चौंकाने नाम हैं, जिसमें सुमित्रा सिन्हा जो नाम है वो कांति उत्तर से दिया गया, ये भी एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से उनको उतारा गया है। ऐसे कई नाम हैं। मैना मुर्मूर है जो एसटी सीट है, वहाँ से मैदान पर उतारा गया है। मोमानी बौरी जो है रघुनाथपुर जो एक एससी सीट है, वहाँ से उनको उतारा गया है। चंदना बावरी जो एससी सीट है सलतोरा, वहाँ से उनको मैदान पर उतारा गया है। इसके अलावा कलिका माझी जो अवसन ग्राम जो एक जगह है वहाँ से है। अग्निमित्रा पॉल है जिसको आसनसोल दक्षिण से मैदान पर उतारा गया है। तो अब ये दिलचस्प जो नाम निकल कर आए हैं उसमें इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे, माफी चाहूँगा, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर रही है। तो अब इंतजार ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी किन चेहरों को उतारती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन तमाम 144 नामों में किसी भी मुस्लिम चेहरे को मौका नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो इसके पहले भी हमने देखा 2021 के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में किसी मुस्लिम चेहरे को मौका नहीं दिया। तो ऐसा में इंतजार करना पड़ेगा जब टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और बीजेपी जो बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, क्योंकि 18 इसमें जो पंकज इसमें समिति की जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ और उसमें जो नामों को लेकर चर्चा, पंकज इसमें जो नाम आया शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट दिया गया है, इसे किस तरह से देखें? बड़े चेहरे पे पेश किया जा रहा है। भवानीपुर और नंदीग्राम 2 अहम सीटें। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार मैंने पहले कहा कि बीजेपी रणनीति, कल जब हमारी चर्चा हो रही थी रवि, तो हमने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी एक बेहतर रणनीति के तौर पर मैदान पे और उन तमाम बड़े चेहरों को जो रणनीतिकार के तौर पर जाने जाता है, शुभेंदु अधिकारी की बात करूं या दिलीप घोष, एक बड़े चेहरे के तौर पर है। दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मजबूत चेहरे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी तमाम बड़े चेहरों को मैदान पर। शुभेंदु अधिकारी भी एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं, टीएमसी में लंबे समय से काम कर चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी मैदान पर उतारना ये लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन इसमें अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो तमाम जो कैंडिडेट के नाम और भी ऐलान होने, उसमें किस तरह का ट्विस्ट बीजेपी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किन ऐसे फायर ब्रांड नेता है जिनको और भी उतारने की तैयारी करेगी, क्योंकि और भी कई नेता हैं जिनको लेकर कतार पे हैं, इनको नाम को लेकर चर्चा हो रही है। फाइनल जो डिसीजन है वो परसों एक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। और चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष, उससे जरूर
फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि बड़े चेहरे के तौर पे इन्हें देखा जाता है और हर एक मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई ऐसे नाम हैं जो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन चुनाव होने के बाद वो वापसी उन्होंने टीएमसी में कर ली। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी वापसी उन्होंने नहीं की। तो ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा कि वो अब रणनीति क्या तय करते हैं बीजेपी, और किन बड़े चेहरों को और बड़े लोगों को जो है वो मैदान पर उतारती है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।